हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। हम बात कर रहे थे 11th क्लास की बायोलॉजी की और चैप्टर नंबर 14 पादपों में श्वसन। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसके अगले भाग के बारे में। और इस चैप्टर के बाद में एक चैप्टर और रहने वाला है, फिर अपनी बॉटनी है जो कंप्लीट हो जाएगी और जूलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। बॉटनी कंप्लीट, जूलॉजी स्टार्ट। तो करें शुरू? चलिए करते हैं शुरू। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किण्वन पढ़ लिया था कल हमने। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी पढ़ लिया था, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए टॉपिक पर। और टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? स्वशीय संतुलन चार्ट। ये भी हमने देख लिया था। और हाँ, यहां पर एम्फीबोलिक पथ। एम्फीबोलिक पथ क्या होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। सांस लेना, यहां पर देखो आप साइंस के बच्चे हो, बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको सांस का मतलब ये नहीं है कि आपने ये सांस हो गया, नहीं, ये सांस नहीं है। सांस का मतलब यहां पर है C6H12O6 का O2 की उपस्थिति में टूटना। O2 की उपस्थिति में टूटना। तो यह कह रहा है कि सांस के लिए जो ग्लूकोज है वो एक अनुकूल क्रियाधार है। अनुकूल यानी कि जरूरी क्रियाधार है। क्या है? जरूरी क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में आने वाले पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। कि श्वसन के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, श्वसन के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सबसे पहले किस में बदलेंगे? सबसे पहले वो ग्लूकोज में बदलेंगे। ग्लूकोज का अगला स्टेप ही क्या होगा? यानी कि ग्लूकोज ही मुख्य रूप से श्वसन में भाग लेगा। तो कह रहा है कि श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में आने से पहले ग्लूकोज में बदले जाते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार में भी सांस में प्रयोग में आए जा सकते हैं, किंतु तब वे सांस से पहले चरण में ग्लूकोज में बदलते हैं। अब ये चार्ट को देखेंगे अपने, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं, इस चार्ट को। मान लीजिए वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सर ये कहां से आए? याद कीजिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में 7 चीजें होती हैं। जब हम हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है या एक संतुलित आहार में 7 चीजें होती हैं। वो 7 चीजें क्या क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और खाद्य रेशे। ये 7 चीजें होती हैं, ठीक है? लेकिन मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। वैसे तो सभी पाए जाते हैं, लेकिन ये अपने को 3 होते हैं, वो जरूरी होते हैं। ये जो 3 होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। वसा का जो जब तोड़ा जाता है वसा को, तो ये किस में टूटती है? वसीय अम्ल व गिल्सरोल में। किस में टूटती है? वसा अम्ल व गिल्सरोल में। प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल्स में। और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज, सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज। तो पहले अपने वसा अम्ल को देखें। तो वसा अम्ल से डायरेक्ट क्या बनता है? डायरेक्ट एसिटाइल को एंजाइम ए की सहायता से ये क्रेब्स चक्र में चली जाती है। सीधा जल बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। प्रोटीन की बात करें तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन क्या बनाते हैं? पायरुविक अम्ल बनाते हैं। और पायरुविक अम्ल बाद में एसिटिल को एंजाइम की सहायता से क्रेब्स चक्र में चले जाते हैं, जो कि हम कल पढ़ चुके थे। ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 1 बाइफास्फेट में, ग्लिसरॉइड 3 फास्फेट में, पायरुविक अम्ल और
एसिटाइल को एंजाइम और क्रेब्स चक्र में चले जाते हैं। ये हमने कल वाली क्लास में बात थी वो कर ली थी। और गिल स्रोत होता है वो आपका एसीटोन फास्फेट में बदला रह जाता है। ये अपने कल सारी की सारी ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली है। कल ये अपने पूरी की पूरी प्रोसेस है वो पढ़ ली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या कहना चाहता है। उपयोग में नहीं आते, देखिए चित्र के श्वसन पथ में कहां उपयोग होते हैं। वसा सबसे पहले गिल्सरोल व वसा सबसे पहले गिल्सरेल व वसीय अम्ल में टूटती है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करती है। ठीक है, यही हमने पढ़े हैं। क्या बोला है कि वसा पहले किस में टूटती है। वसा एक तो टूटेगी आपकी वसा अम्ल और गिल्सरोल में, वसा अम्ल और गिल्सरोल में। ये डायग्राम है, यही तो बात को दर्शा रहा है वो, है ना। गिल्सरोल में टूटती है और बाद में वसीय अम्ल। और यदि ये वसीय अम्ल अगर सांस में श्वसन में उपयोग आता है तो यह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है और यह बाद में क्या बन जाएगा, सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश कर जाएगा। गिल्सरोल पहले पीजीएल में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है और गिल्सरोल पीजीए में पीजीएल में परिवर्तित होकर चक्र में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद में प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होता है। देखो प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, प्रोटीएज। एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपको एंजाइम्स की ट्रिक पहचाननी है, एंजाइम को पहचानने की ट्रिक, किसको, एंजाइम्स को पहचानने की ट्रिक ये होगी कि उसके लास्ट में एज लगा होगा। क्या लगा होगा, एज। जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, रेबिएज, सभी में नहीं लेकिन बहुत से में लास्ट में एज लगा होता है। तो यहां पर प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर एमिनो अम्ल बनाता है। तो प्रोटीन टूटकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन जब टूटते हैं तो एमिनो अम्ल बनता है। प्रत्येक एमिनो अम्ल विअमोनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र में चला जाता है। तो प्रोटीन भी क्रेब्स चक्र में चला गया। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधार टूटते हैं अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपापचय प्रक्रिया है और श्वसन व श्वसनीय पथ अपापचय पथ है। किंतु आप क्या इसे ठीक से समझते हैं, ऊपर वर्णन दिया कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहां प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसन पथ से अलग होते हैं। यह पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में टूटता है तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने वाले पूर्व एसिटाइल को एंजाइम विघटित होता है। ठीक है, विघटित होता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण होता है तो वह कोएंजाइम से अलग हो जाता है, इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विघटन के दौरान श्वसन पथ का। इसी प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान भी यह विघटन से प्रक्रिया काम करता है। जीवो अपचय और दोनों होते हैं, इसलिए एम्फीबोलिक। हाँ, ये देखो एम्फीबोलिक पथ क्या है, तो ये कहता है कि यदि सजीवों में अपचय कहलाती है तथा श्वसन उपापचय कहलाती है। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय उपचय दोनों पथ होते हैं तो इसलिए इसे श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक कहते हैं। यानी कि श्वसन में क्या होता है, अपचय भी होता है और उपचय भी होता है, दोनों पथ ही साथ साथ काम करते हैं। तो उस प्रकार के जो पथ को बोला जाता है एम्फीबोलिक पथ बोला जाता है। अगला है सांस गुणांक। अब यहाँ पर आपको कोई खास बात नहीं ध्यान में रखनी है, क्योंकि सांस के दौरान क्रियाधार टूटते हैं। दोबारा से बताता हूं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपनी अपापचय प्रक्रिया और श्वसन व श्वसनीय पथ अपापचय पथ है। अपचय पथ है कौन, सांस प्रक्रिया है, अपचय पथ है। और श्वसन है वो श्वसनीय अपचय पथ है। सांस प्रक्रिया परंपरागत दोनों एक बात है, किंतु आप क्या इसे ठीक से समझते हैं। विभिन्न प्रकार क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहां प्रवेश करते हैं। ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ में से अलग होंगे। पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पहले पूर्व एसिटाइल को एंजाइम में विखंडित होते हैं। बिल्कुल, जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो वह श्वसनीय पथ में एसिटाइल को एंजाइम से अलग हो जाते हैं। यानी कि जब पथ में प्रवेश करना होता है तो एसिटाइल को एंजाइम से जुड़ जाते हैं और जब संश्लेषण करना होता है तो अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार के पथ को क्या बोला जाता है, एम्फीबोलिक पथ बोला जाता है। अगला है श्वसन गुणांक या सांस गुणांक। जब
अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहते हैं। क्या कहा जाता है कि हमें पता है ऑक्सीजन का उपयोग होता है श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है या बाहर निकलती है। तो कितनी ऑक्सीजन का उपयोग हुआ और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, इन दोनों का अनुपात को ही क्या बोला जाता है? श्वसन गुणांक बोला जाता है, यानी कि R³ बोला जाता है। तो सांस गुणांक पहले मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, यानी कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है उसको ऊपर, और कितनी ऑक्सीजन का हमने उपयोग किया है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक। सांस गुणांक के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसन क्रिया दर पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट के दर के रूप में पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं और सांस गुणांक होगा, क्योंकि समान मात्रा में ऑटो मुक्त होती है, उपयोग में लाई गई सांस गुणांक निम्न प्रकार है। देखो भाई, ऑक्सीजन कितनी हुई है यहां पर? 6 अणु CO2 के, ऑक्सीजन के, और 6 अणु CO2 के। तो इस प्रकार के इसका सांस गुणांक जो होता है 0.1 होता है। तो वो किस पर डिपेंड करती है? कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड करता है सांस गुणांक, कितना चीजें उपयोग हुई है। अब अगर 2 अपने अणु ले, ये बड़ा कार्बोहाइड्रेट का अणु है, तो यहां पर 145 O2, इधर 102 CO2, 145 बटा में 102, 0.7 सांस गुणांक, ये आप निकाल सकते हो भी। ये वसा अम्ल के लिए बताया है उसने, ठीक है, ये वसा अम्ल के लिए बताया है। प्रोटीन के लिए 0.9 होता है, याद रखना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज के लिए कितना होता है? 1। वसा अम्ल के लिए 0.7 और प्रोटीन के लिए 0.9। चलिए, तो सांस गुणांक भी आपको समझ में आ गया है। अतः यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सजीव में श्वसन क्रियाधार अक्सर एक से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन वसा के रूप में नहीं होते। शुद्ध रूप से प्रोटीन और वसा क्रियाधार के रूप में है वो नहीं होते। ये था अपना छोटा सा टॉपिक, कौन सा? पादपों में श्वसन। तो भाई इसको करना अच्छे से, चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। जैसे सांस और दहन में अंतर लिखिए, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्कर को अपने डिटेल से करना है, श्वसन, ऑक्सीश्वसन और किण्वन को बताना है, श्वसनीय क्रियाधार क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का डायग्राम बनाना है, ऑक्सीश्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, वो कहां संपन्न होते हैं, तो ये बताना है, क्रेब्स चक्र पूरा करना है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पूरा करना है, अंतर स्पष्ट करना है ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में, ग्लाइकोलिसिस और किण्वन में, ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक अम्ल चक्र में। शुद्ध एटीपी कणों के आप क्या कल्पनाएं करते हैं? श्वसनीय पथ में एम्फोबोलिक पथ क्या होता है, इसकी चर्चा करें। सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए। वसा का मान कितना होता है आपने बता दिया। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण क्या है? सांस में प्रत्यक्ष में मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या महत्व है? ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर रहेगा अपना पादपों की वृद्धि और परिवर्तन, चैप्टर 15। टोटल 22 चैप्टर है। आपको 11th क्लास की पूरी मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी है। प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।